पिछला क्लास में लॉकडाउन लगने से पहले लास्ट प्रोबेबिलिटी चल रहा था बैच में, जिसका कि एक क्लास बाकी रह गया था प्रोबेबिलिटी में। 7 नंबर शॉर्ट लॉन्ग प्रॉब्लम तक बतलाए थे, इसलिए ऑनलाइन में जो है यूट्यूब पर 7 नंबर के बाद कुछ प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का दिया जाएगा, जिसको कि आप लोग पढ़ सकते हैं। से देखिए एक सवाल है, इन ए क्लास 40% स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, 25% बायोलॉजी एंड 15% बोथ math and bio. One student is selected at random. Find the probability that he reads mathematics if it is known that he reads biology. दूसरा नंबर का सवाल है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बायोलॉजी इफ ही रीड्स मैथमेटिक्स। कह रहा है कि एक क्लास में 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है, 25% बायोलॉजी पढ़ता है और 15% दोनों पढ़ता है। अचानक एक विद्यार्थी को सेलेक्ट किया गया, क्या चांस है कि वह विद्यार्थी मैथमेटिक्स पढ़ता होगा, जबकि ये पहले से पता है कि बायो का स्टूडेंट है। दूसरा सवाल है कि क्या चांस है कि वह स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ता होगा, जबकि पहले से पता है कि वह मैथ का स्टूडेंट है। यानी इसमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ m बाई b, और दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई m। इस सवाल में 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है का मतलब हुआ मैथ की प्रोबेबिलिटी 40/100, बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी 25/100, मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी 15% यानी 15/100। यानी हमको एम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यानी पी एम पी बी पी एम इंटरसेक्शन बी मालूम है। पहला नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाई बी, फार्मूला पर इसको डाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस फार्मूला से निकल जाएगा मान। दूसरा सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। सब डाटा दिया हुआ है, कैलकुलेशन करेंगे दोनों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन, सेवन गिवन दैट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स 40% का मतलब हुआ 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचा 100, यानी मैथ पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बायोलॉजी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 25% विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़ता है, यानी 25% का मतलब हुआ 25/100 यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायो, मैथ और दोनों पढ़ने वाले का परसेंटेज दिया हुआ है 15%, 15/100, 3 5 15, 20 पंचा 100 यानी 3/20 हो गया। रोमन के 1 नंबर में हम लोगों को प्राप्त करना है उस एक स्टूडेंट के मैथ पढ़ने का चांस बताइए जबकि बायोलॉजी पढ़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ m बट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b बट प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यानी ये हो गया 3/20 बट बायोलॉजी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 3/20 गुना 4/1, 4 पंचे 20, यानी जवाब हुआ 3/5। दूसरा नंबर सवाल है, उस स्टूडेंट के बायो पढ़ने का क्या चांस है जबकि पहले से पता है कि मैथ का स्टूडेंट है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ m, 3/20 बट्टे 2/5, 3/20 गुना 5/2, 5 का 20, ये हो गया 3/8।
चलो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो। सवाल दिया हुआ 8 नंबर में, एक थैले में 6 लाल 4 नीली तथा 2 पीली गेंद है। 3 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है वापस रखने के साथ। ठीक एक गेंद के लाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कहेंगे ये सवाल रिपीटेड ट्रायल्स का सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक बॉल निकाली जाती है वापस रखने के साथ, यानी ट्रायल हो रहा है। अकर 3 ट्रायल किया गया, 3 बार बॉल निकाला रखा, बताइए वो लाल बॉल आने का क्या चांस है? तो कहेंगे एक ट्रायल में एगो लाल बॉल आने का चांस क्या है, एक लाल बॉल नहीं आने का चांस क्या, ये निकाल लीजिए। तब 3 ट्रायल में एक लाल बॉल आने का चांस रिपीटेड ट्रायल से 3C1 P के पावर 1 Q के पावर 2 हो जाएगा। P का मान निकाल करके रख लेंगे, Q का मान निकाल करके रख लेंगे। तो कहेंगे एक ट्रायल में सॉल्यूशन, एक ट्रायल में NS कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कुल बॉल कितना है, 6 4 10 2 12, 12 में से कोई भी एक बॉल निकल सकता है, 12C1 12 हो गया। ई घटना क्या है? ई एक लाल, समझ गया, गेंद आने की घटना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या होगा? तो कहेंगे जब 6 गो लाल बॉल में से एक लाल बॉल सेलेक्ट हो जाए तो कहेंगे घटना फेवर में हुआ, 6 हो गया, 6C1। इसलिए एक ट्रायल में लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/12 1/2 हुआ। यानी एक ट्रायल में लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो लाल बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखेंगे। P बराबर इसमें कितना हो गया, 1/2। Q कितना हो गया? तो 1 घटा 1/2, यानी 1/2। इसलिए 3 ट्रायल में ठीक एक लाल बॉल या गेंद आने का चांस 3C1 P के पावर 1 Q के पावर 3 - 1 2। 3C1 3 हो गया, P 1/2 है, Q कितना है? 1/2 है, उसका होल स्क्वायर। P किल मिला जुला करके 3/2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3 प्रयास में एक लाल बॉल आने का चांस 3/8 हुआ। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए। हमारा एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर है। यानी एक प्रश्न के क्या गो चॉइस है? 3 ठो है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक स्टूडेंट केवल अनुमान लगाकर 4 या 4 से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देगा। सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि एक प्रश्न में कितने चॉइस है? 3। तो उसके एक चॉइस के सही होने का चांस कितना होगा? 1/3। और उस एक चॉइस के सही नहीं होने का चांस कितना होगा? तो 1 घटा 1/3, यानी 2/3। यानी एक ट्रायल में, समझ गए, सही होने का चांस 1/2 है एक चॉइस के, तो सही नहीं होने का चांस 2/3 है। तब कह रहा है 5 गो प्रश्न बनाना है, उसको क्या चांस है कि 4 या 4 से अधिक प्रश्नों का उत्तर सही देगा? तो कहेंगे 4 या 4 से अधिक, यानी 4C1 P के पावर, समझ गए, 5C4 P के पावर 4 Q के पावर 1, या 5C5, 5 में से 5 का सही जवाब दे दे, 5C5 P के पावर 5 Q के पावर 0। यानी 4 या 4 से अधिक प्रश्नों का उत्तर सही देगा। तो प्रश्न तो 5 गो है, तो 5C4 5C5 तक लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में एक चॉइस के या प्रश्न के सही उत्तर
होने का चांस, चूंकि 3 संभावित है आंसर, विकल्प 3 ठो है, चॉइस 3 गो है, तो इसलिए एक प्रश्न में से कोई भी चॉइस पर टिक करेगा तो उसके सही होने का चांस 1/3। यही हो गया पी। सही उत्तर नहीं होने का चांस 1-1/3 यानी 2/3। ये हो गया क्यों। यानी एक प्रश्न के कोई भी चॉइस पर हम टिक करते हैं तो उसके सही होने का चांस 1/3 और सही नहीं होने का चांस 2/3 है। तो 5 गो प्रश्न में से हमको कम से कम 4 या 4 से अधिक प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। तो बाय रिपीटेड ट्रायल्स, बाय रिपीटेड ट्रायल्स 5 प्रश्नों के या 5 प्रश्नों में से 4 या 4 से अधिक प्रश्नों के सही होने का चांस, ये हो जाएगा 5C4 P के पावर 4 Q के पावर 1 प्लस 5C5 P के पावर 5 Q के पावर 0। बताए थे ना कि किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार करने पर किसी घटना के होने का चांस P है और उस घटना के नहीं होने का चांस Q है, तो उस एक्सपेरिमेंट के n बार करने पर उस घटना के r बार होने का चांस NCR P के पावर r Q के पावर n-r होता है। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी बाय रिपीटेड ट्रायल्स या बर्नौलीज थ्योरम फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। उसी कंसेप्ट का इसमें यूज हो रहा है। अब इसमें यहाँ से देखिए 5C4 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 5/4 इंटू फैक्टोरियल 1, यानी ये हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल 4 कट जाएगा 5। पी का मान कितना है 1/3 के होल पावर 4, क्यू कितना है 2/3 प्लस 5C5 1 होता है 1/3 के होल पावर 5 क्यू के पावर 0 1। ये हो गया मिला जुला करके 5 गुना 2/3 के पावर 4 1 5 प्लस 1/3 के पावर 5। ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस 1/3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 11/243 इसका आंसर हुआ। 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न या उससे अधिक प्रश्न के सही जवाब होने का। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। एक सवाल है, एक शिकारी 3 गोलियों में एक चिड़िया को मार सकता है, इसी अनुमान पर वह 3 गोलियां छोड़ता है, क्या संभावना है कि वह चिड़िया मर सकेगा। यह भी सवाल रिपीटेड ट्रायल्स का है। 3 गोली में एक चिड़िया मर जाता है, यानी 3 गोली में कोई ना कोई गोली लग ही जाता है, तो एक गोली के लगने का चांस 1/3, एक गोली के नहीं लगने का चांस 1 घटा 1/3 यानी 2/3। ठीक है, तब कहेंगे 3 गोली में से कम कोई गोली लग जाएगा तब न चिड़िया मर जाएगा। तो रिपीटेड ट्रायल्स के द्वारा कहेंगे 3 गोली में कम से कम एक गोली के लगने का चांस 3C1 3C2 3C3 तक जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में एक गोली के लगने का चांस P बराबर 1/3, एक गोली के नहीं लगने का चांस
Q बराबर 1 घटा 1/3 यानी 2/3। चिड़िया कब मरेगा? जब 3 गोली में से कम को 1 गोली लग जाए। लिखेंगे 3 गोली में से कम कोई एक गोली के लगने का चांस रिपीटेड ट्रायल से 3C1 P के पावर 1 Q के पावर 2 प्लस 3C2 P के पावर 2 Q के पावर 1 प्लस 3C3 P के पावर 3 Q के पावर 0। ये हो गया 3C1 3, P हो गया 1/3, Q हो गया 2/3 के होल स्क्वायर। 3C2 फैक्टोरियल 3/2 इंटू फैक्टोरियल 1, ये भी 3C2 भी हो गया 3 1/3 के होल पावर 2 2/3। 3C3 1 होता है 1/3 के होल पावर 3 इंटू 1। ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 बट्टे 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 2 तिया 6 बट्टे 27 प्लस 1/27। एलसीएम कितना हुआ? 27। 12 प्लस 6 प्लस 1 12 6 1 18 1 19/27 यानी 3 गोली में से कम कोई 1 गोली लगने का चांस, 3 गोली में से चिड़िया के मर जाने का चांस 19/27 हुआ। यहाँ तक नोट कीजिए। अब इसके बाद अगला सवाल लिखा जाएगा। 11 नंबर सवाल है, कोई घटना जितनी बार नहीं घट सकती है उसके दुनी बार वह घटित होती है। यानी कोई घटना Q बार अगर नहीं होता है इसका मतलब है कि 2Q बार होता है। जितनी बार वो घट नहीं सकती उसकी दुनी बार वो घटित होता है। तो 6 प्रयास में कम से कम 4 बार उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये हुआ रिपीटेड ट्रायल से सवाल बनेगा। मान लेंगे उस घटना के नहीं होने का चांस Q, तो जितना बार नहीं होता उसके दुना बार नहीं होता है, तो उस घटना के होने का चांस हो जाएगा 2Q। होने का चांस और नहीं होने का चांस मिला करके तो 1 होता है। समझ गए? P प्लस Q बराबर 1, तो वहाँ से हमको जो है Q का मान निकल जाएगा, तो पता चलेगा Q हो गया 1/3 और P हो गया 2/3। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि घटना के नहीं होने का चांस Q, सॉल्यूशन माना कि एक प्रयास या ट्रायल में घटना के नहीं होने का चांस Q बराबर X। तो घटना के होने के चांस को क्या कहते हैं? P न कहते हैं। इसलिए उस घटना के होने का चांस बराबर P, जितना बार वो नहीं होता उसके दुनी बार होता है, तो 2x। किसी घटना के होने का चांस नहीं होने का चांस मिला करके 1 होता है, तो इससे चूंकि P प्लस Q बराबर 1, दिस मीन्स 2x प्लस x बराबर 1, दिस मीन्स 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/3। यानी एक प्रयास में घटना के नहीं होने का चांस 1/3, तो होने का चांस 2/3। इसलिए P बराबर हो गया 2/3, Q बराबर हो गया 1/3। अब कह रहा है 6 प्रयास में कम से कम 4 बार उस घटना के होने का चांस बताइए। लिखेंगे इसलिए 6 प्रयास
में उस घटना के कम से कम 4 बार होने का चांस 6C4 6C5 6C6 तक जाएगा। 6C4 P के पावर 4 Q के पावर 2 प्लस 6C5 P के पावर 5 Q के पावर 1 प्लस 6C6 P के पावर 6 Q के पावर 0। P और Q का मान रख दीजिए इसमें। 6C4 होता है फैक्टोरियल 6 बट्टा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। P के जगह पर लिखिएगा 2/3 के होल पावर 4। Q के जगह लिखिएगा 1/3 के होल स्क्वायर। 6C5 बराबर 6C1 6C होगा। P के जगह लिखिएगा 2/3 के होल पावर 5। Q के जगह 1/3। 6C6 1 होता है 2/3 के होल पावर 6 इंटू 1। इसी का कैलकुलेशन कीजिए। 6 पंचे 30, 6 को मान लेंगे 5 बचेगा, 5 भी को मान लेंगे 4 बचेगा, कट जाएगा। 6 पंचे 30/2 15। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 के पावर 4 3 के पावर 2 3 के पावर 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बट्टे 3 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 6 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 बट्टे 3 के पावर 6। सबका लघुत्तम कितना हो गया 3 के पावर 6। ये हो गया 15 गुना 16 16 पंडे कितना होता है 16 गुना 15 कीजिए 32 गुना 6 कीजिए 64 को जोड़िए और इसको कैलकुलेट कीजिए। इसका आंसर हो गया। चलो जी यहाँ तक नोट करो। देखिए पिछला सवाल में कैलकुलेशन करने पर 16/3 के पावर 6 कॉमन ले लिए तो बच गया 15 + 12 + 4 इस तरह से 16 गुना 31/3 के पावर 6 आंसर हुआ। अब देखिए सवाल है 12 नंबर में 2 पासा को 4 बार फेंकने पर कम से कम 2 बार एक ही अंकों का ज्वारा आने की प्रोबेबिलिटी। कहेंगे सबसे पहले 2 पासा को कितना बार फेंका जा रहा है 4 बार यानी 4 ट्रायल हो रहा। सबसे पहले 2 पासा को एक बार फेंकने पर एक ट्रायल करेंगे तो समान अंक आने का चांस होता है 1/6 जो कि पिछले क्लास में हम लोग शुरुआती दौर में 11वीं के कोर्स में बनाए हैं ऐसा सवाल कि 2 पासा फेंकने पर समान अंक आने का चांस बताइए, दिक्क आने का चांस बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, इस पर VBI का टिक लगा है इस साल। तो सबसे पहले एक ट्रायल में 2 पासा को फेंकेंगे तो समान अंक आने का चांस 1/6 P हो गया। समान अंक नहीं आने का चांस 1 घटा 1/6 यानी 5/6। तो 4 ट्रायल में 4 प्रयास में समझ गए 2 बार एक ही अंक के ज्वारा यानी 4C2 P के पावर 2 Q के पावर 2। आंसर P और Q का मान रख दीजिए। तो जैसे इस सवाल का आंसर सॉल्यूशन 12 कहेंगे एक प्रयास में 2 पासा को फेंकने पर समान अंक आने का चांस P 6/36। ये सवाल बना चुके हैं इंट्रोडक्शन में 1/6 हो गया। समान अंक
नहीं आने का चांस Q, ये हो गया 1 घटा 1/6 यानी 5/6। तो 4 प्रयास में 2 बार समान अंक आने का चांस लिखेंगे। तो 4 प्रयास ट्रायल में कम से कम 2 बार, तो कम से कम 2 बार का मतलब 4C2 4C3 4C4 तक जाएगा, ठीक है। तो 4 प्रयास में कम से कम 2 बार समान अंक आने का चांस, ये हो गया 4C2 4C3 4C4, P के पावर 2 Q के पावर 2 P के पावर 3 Q के पावर 1 P के पावर 4 Q के पावर, इसी को जोड़ देंगे रिपीटेड ट्रायल्स की थ्योरी से। P का मान 1/6 है, Q का मान 5/6 है, इसी को रख करके कैलकुलेट करेंगे। चार C2 फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 2 4 × 12/2 6 हो गया। P के जगह लिखिए 1/6 के होल पावर 2 5/6 के होल पावर 2 प्लस 4C3 बराबर 4C1 4 हो गया। P के जगह लिखिएगा 1/6 के होल पावर 3 2/5 प्लस 4C4 1, P के जगह लिखेंगे 1/6 के होल पावर 4 Q के पावर 0 1 5/, ये हो गया 6 गुना 25 25/6 के पावर 2 2 4 प्लस 5 का 20/6 के पावर 4 प्लस 1/6 के पावर 4। चलिए ये लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के पावर 4 25 छक्का 150 प्लस 20 प्लस 1 कितना हो गया 171/6 के पावर 4। 6 के पावर 4 को कैलकुलेट कीजिए, कटता है काटिए, यही हो गया आंसर। एक सवाल है कि 3 विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल करना चालू किया शुरू किया। पहला विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न हल करने का चांस 1/2 है, दूसरा के द्वारा 1/3 है और तीसरा विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न के हल करने का चांस, उत्तर सही देने का चांस 1/4 है। कह रहा है तीनों शुरू हो गया है हल करने के लिए, क्या चांस है कि प्रश्न हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये दोनों सेम ही टाइप के सवाल है, दोनों में से किसी एक के बनाने से दोनों बनेगा, इसमें एक साथ 2 बात पूछ रहा है। ये सवाल दुनिया के सभी गैस पेपर में उपलब्ध है, मॉडल सेट में भी उपलब्ध रहता है। कहेंगे विद्यार्थी तो तीनों अलग अलग है, तीनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, समझ गए ना। इस दूसरा सवाल में 14 नंबर के सवाल में है कि पहला विद्यार्थी के द्वारा हल होने का चांस 1/3, दूसरा के द्वारा 1/4, तीसरा विद्यार्थी के द्वारा हल करने का चांस 1/5 है। कह रहा है कि प्रश्न हल किए जाने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर पहला विद्यार्थी को ए मानते हो, दूसरा को बी या तीसरा को सी, ए बी सी यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ गया। और तुमसे पहला नंबर में पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, मैंने कम से कम कोई एक के द्वारा हल हो जाए। और ये अगला जो पूछ रहा है प्रश्न हल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों में से किसी से हल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी।
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश पूछ रहा है, ठीक है। तो कहेंगे जब ए बी सी स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश, ये आसान है निकालना। तीनों विद्यार्थी में से किसी के द्वारा हल नहीं होने का चांस अगर मिल गया तो हल होने का चांस एक में से घटा लेंगे तो ऊपर वाला का जवाब मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर वाला बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें पी ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है। पी ए जोड़ पी बी जोड़ पी सी जोड़ पी सी घटा पी ए इंटरसेक्शन बी घटा पी बी इंटरसेक्शन सी घटा पी सी इंटरसेक्शन ए, तब जाके प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लागू होने वाला है। इससे बेहतर है कि तीनों में से किसी के द्वारा हल नहीं होने का चांस निकाल लीजिए और उसको घटा दीजिएगा तो प्रश्न के हल होने का चांस निकल जाएगा। और जैसे ये बनेगा वैसे ये भी बनेगा। सॉल्यूशन 14 मान लेते हैं तीनों छात्र को ABC, माना कि तीनों छात्र क्रमशः A B C है। प्रश्न से प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 घटा 1/3 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस 1/4, कितना हो गया 4 में से गया 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/5, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 1 घटा 1/5, 5 में से गया 4/5, ठीक है। हम पहले सेकंड नंबर का सवाल बनाएंगे। किसी भी विद्यार्थी के द्वारा हल नहीं होने का चांस लिखेंगे। प्रश्न हल ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश स्वतंत्र घटना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ये कितना हो गया? सबका डैश वाला मान देखिए 2/3 गुना 3/4 गुना 4/5, कितना हो गया 2/5। इसलिए प्रश्न हल होने का चांस, माना कम से कम कोई एको को विद्यार्थी के द्वारा हल हो जाए, यानी नंबर 1 का आंसर। 1 घटा प्रश्न नहीं हल होने का चांस 2/5, कितना हो गया 3/5 आंसर। अब ऊपर वाला सवाल में तुमको क्या दिया था? प्रश्न हल होने का चांस। तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रोबेबिलिटी, इसमें हम उल्टा हल नहीं किए जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें भी निकालते तो 1 से घटा लेते तो आसान होता, ठीक है। तो इस तरह से 14 सवाल दिया गया है शॉर्ट प्लस लॉन्ग में, समझ गए ना। अब इसके बाद अगला क्लास में हम लोग बेज थ्योरम के कुछ सवाल को हल करेंगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है। बेज थ्योरम हालांकि कठिन चीज़ है, प्रोबेबिलिटी में थ्योरम पढ़ा चुके हैं बैचे में हम ऑफलाइन क्लास में। बेज थ्योरम के कुछ सवाल बनाएंगे, उसके बाद रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल जिस दिन बतलाएंगे उसी दिन पूरे प्रोबेबिलिटी के बारे में एक बार वर्बली जो है रिवीजन कराएंगे क्या चीज़ पढ़ना चाहिए इस साल के लिए। चलो यहाँ तक नोट करो।